दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सच्चाई के इस सफ़र पर समाज और देश की जानी मानी हस्ती डॉक्टर दिव्या गुप्ता, जो एक बहुत ही बेहतरीन बेटी डॉक्टर और आज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊंगी जो समाज और दुनिया और देश के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, तो आज हम डॉक्टर दिव्या गुप्ता से जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू और यहाँ तक उनके पहुँचने का सफ़र। मैम, आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच। और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है आपकी। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ दर्शक भी जाने जी। एक बेटी बहुत ही अच्छी डॉक्टर है आज लोगों के लिए, और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता है, और उससे भी बढ़कर ज्वाला जो संस्था है जो लड़कियों का आत्मनिर्भरता आत्म संरक्षण के लिए प्रेरित करती है, उसके बारे में भी आज हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू प्रीति, बिल्कुल। तो आप बताइए, आपको कहाँ से शुरू करना है? मैं चाहती हूँ मैम बिगनिंग ही हम समझे कि डॉक्टर दिव्या गुप्ता की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है। अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को गढ़ने में बहुत कुछ उसके माता पिता का योगदान रहता है। तो उन माता पिता की संतान हूँ जो अपने आप में एक हस्ती थे, और न सिर्फ इंदौर के, प्रदेश के, बल्कि देश के। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे जनी गई एक संतान हूँ। इकलौती लड़की नहीं, इकलौती संतान हूँ मेरे माता पिता की। तो जिन लोगों ने उस समय निर्णय लिया उस ज़माने में कि हमें एक ही संतान होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी, और उसका लालन पालन उस ढंग से करा कि वो जैसे एक नारी सब पे भारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस तरह से उन्होंने परवरिश करी और ऐसे संस्कार दिए, और इस माहौल में मुझे पला बढ़ा उन्होंने बढ़ा करा कि मुझे कभी आज दिन तक कमतर हूँ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। भारी पड़ूंगी ये पक्का तय था। और मेरे फादर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मतलब विभाजन के पहले पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर वहाँ के हैं। अच्छा। तो पठान खून है मेरा, तो इसलिए वैसी ही हूँ, थोड़ी लड़ाकी। अच्छा। और विभाजन के पहले मेरी माँ भी वहीं लाहौर से आती हैं। विभाजन के बाद वो लोग अलग अलग परिवार देहरादून आके बसे थे, और वहाँ से उनका सफ़र तय हुआ और इंदौर आना हुआ, और मेरा जन्म इंदौर का है। और बस उस स्ट्रॉन्ग परवरिश के साथ अगर ऐसा माहौल रहे, दोनों लेखक थे, प्रखर वक्ता थे, अच्छा। विचारक थे, और उनकी लेखनी और उनके विचारों से अटल जी से लेकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से लेकर मेरे फादर को यूनिवर्सली सर कहा जाता था। तो मतलब ऐसे अगर किसी वातावरण में किसी बच्चे का अगर आप सोच सकते हैं लालन पालन होगा, हाँ, वो कैसा हो सकता तो वो कैसा हो सकता है। राइट। और उस ज़माने में मुझे स्कूटर चलाना, कार करना, ये करना, किसी को जाके, जब मेरी माँ को मैं देखती थी कि मेरी माँ ने 4 लड़कों की पिटाई कर दी, तो मैंने वो सीखा है। अच्छा। तो वो मेरे या तो जीन्स में है या मैंने वो सीख के मैं बड़ी हुई हूँ। तो इसलिए अत्याचार सहना हमारे परिवार में किसी को कभी आया नहीं। उसकी बुलंद आवाज़ बनना ये मैंने शुरू से सीखा है। मेरी माँ वर्षों तक लिखती रही हैं, आज दिन तक लिख रही हैं। शी इज़ 86 एंड शी स्टिल राइटिंग। और वो उनकी ब्लॉग्स हैं, सुश्री वीना नागपाल जी, डॉक्टर ओम नागपाल। और इसलिए इतनी 2 बड़ी हस्तियों की अगर मैं संतान होने के कारण मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, तो आई थिंक सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता का है। उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो किसी भी महिला को एक वातावरण मिलना, जिस वातावरण से वो अपने परिवार में या तो दबे या चले, तो वो दोनों चीज़ें होती हैं। मेरा अरेंज्ड इंटरकास्ट मैरिज है। अच्छा। लोगों की लव मैरिज इंटरकास्ट होती है, मेरी अरेंज्ड इंटरकास्ट मैरिज है। उसकी बड़ी विचित्र कहानी है, पर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। पर उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि माय हस्बैंड इज़ अ वेरी साइलेंट सपोर्टर। किसी ने उसको फोरफ्रंट पे आते हुए नहीं देखा है। किन्हीं ने उनके साथ, उनको ना परिचय पसंद है, ना उनको इंटरेक्शन पसंद है, ना उनको पसंद है इन द सेंस, मतलब वो सोचते मैं पीछे ही ठीक हूँ। अच्छा। तुम करो जो करना है तुम करो। और एक ऐसा सपोर्टर भी होता है, बिल्कुल सही बात है, जो किसी महिला को बोले। मेरे मदर इन लॉ मुझे बोला करती थी कि मेरा सपना है कि तू टीवी पे आए। अच्छा। मेरा सपना है कि तू राजनीति में आए। कौन मदर इन लॉ बोलती है? सही बात है। जबकि मेरी मदर इन लॉ शायद 4वीं 4थी पास महिला थी।
लेकिन कमाल की वाइज औरत, जैसे कहते हैं ना कि एजुकेशन का विजडम से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आपको एजुकेशन देती है, पर बहुत लोग वाइज नहीं होते। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह की, तो ऐसा एक पारिवारिक माहौल, मैं बहुत ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे दोनों तरफ इस तरह का माहौल मिला, और उसके कारण शायद मैं आज जहाँ तक आई हूँ उस सपोर्ट के कारण, साइलेंट सपोर्ट के कारण आई हूँ। ज्वाला की जब स्थापना आपने की तो क्या चीज़ें आपको बहुत ज्वाला स्थापित करने के लिए अंदर से इनिशिएट करती रही, इंस्पायर करती रही, कारण क्या रहे ज्वाला के पीछे? प्रीति, मुझे लगता है कि जब समाज में हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिन चीज़ों को देख के हमको बहुत बुरा लगता है जी। कुछ लोग उस ड्राइंग रूम में बैठ के उसके बारे में चर्चा करते हैं जी। कुछ लोग उसके बारे में ओहो देखो कितना बुरा हो रहा है, इस तरह के रिएक्शन देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। उसका ग्राउंड लेवल पे क्या होगा उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि वो कोई और करेगा। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, ये बोल सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा करने का रास्ता क्या, मैं अकेली क्या कर सकूंगी, मेरे अकेले के करने से क्या होगा। खुद से इंसेंटिव नहीं ना आते हैं। इनिशिएटिव लेते हैं, ना इनिशिएटिव लेके उसका कोई गेम प्लान होता है, ना उसका कोई रोड मैप होता है, ना उसको करने का मादा होता है। शायद करना भी चाहते होंगे, लेकिन कैसे करें, क्या होगा, बहुत सारी अंदर कुंठाएं, झिझक, बहुत चीज़ें होती है जिसका द्वंद अंतर्द्वंद चलता रहता है, और उसको कैसे क्रियान्वित करना, धरातल पर कैसे लेकर आना, ऐसे बहुत लोगों के लिए बस की बात नहीं होती। मेरे लिए भी नहीं थी। मैंने भी कभी कल्पना नहीं करी थी कि ज्वाला नाम की संस्था हो जाएगी, और वो आज ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ गए हम ज्वाला का सफ़र तय करते करते। तो एक बहुत लंबा सफ़र है ज्वाला, अगर देखा जाए तो शैशव काल से आगे बढ़ चुका है। हाँ। और तो एक दिन बैठे बैठे एक घटना थी जिस घटना ने मुझे बहुत उद्वेलित करा, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो दिस हैज़ टू बी ब्रॉट टू एन एंड। और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और पेशेंट रोज देखती हूँ। उसके बावजूद थोड़ा सामाजिक सरोकार रखने के कारण, जैसा मैंने बताया, पारिवारिक इस तरह का माहौल है, तो उसके कारण मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। आखिर कब तक, हम क्यों नहीं इसके बारे में कुछ कर रहे हैं। तो आप कल्पना करेंगी प्रीति, मेरे पास मेरे फ़ोन बुक में जितने मुझे समझ में आए कि जितने लोग एक्टिवेट हो सकते हैं, उन सबको मैंने फ़ोन करा कि कल हम गांधी हॉल से गांधी स्टैचू तक एक साइलेंट मार्च करेंगे और हम जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस ढंग से अगर देखा जाए तो बहुत सफल रैली थी, क्योंकि बहुत लोग आए। 300 350 मेरे एक फ़ोन कॉल में, मैं अगर सब 300 350 लोग इकट्ठा हो गए और सबने आके करी, तो रैली सफल थी जी। लेकिन विषय सफल था क्या? विषय महिला उत्पीड़न का था, वो मेरे दिल के करीब का विषय था। और मुझे इस बात को बहुत अंदर परेशान कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में। अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि इतने में फिर 1 महीना नहीं गुजरा था कि निर्भया कांड हो गया। और पूरा का पूरा देश फिर उस आंदोलन में कूद पड़ा। हमने फिर एक रैली निकाल दी। लेकिन कैंडल मार्च क्या आंसर है उस सारी की सारी चीज़ों का जो हमारे समाज में हो रही है? ये प्रश्न मेरे सामने विकराल रूप धारण करता जा रहा था, और मुझे लग रहा था कि इसका ये जवाब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप प्रोटेस्ट एक माध्यम है, तरीका है बताने का कि मैं इसके विरोध में हूँ, लेकिन वो क्या रास्ता है कि मेरी लड़की, मेरी बहन, मेरी बेटी आज सड़क पे जो चल रही है वो स्वाभिमान के साथ चले, वो उसके बारे में कौन चिंता करेगा और कैसे चिंता करेगा? तो मैं हर समय यही बोलती हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है, जिस कविता को हम सब सीखते पढ़ते बड़े आ रहे हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ये कविता है रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो कहाँ है? हम तो डरे सहमे हमारी बेटियां हैं ना, उनका सिर, आंखें उनको झुका के कहा जा रहा है कि तुम आंखें झुका के चलो, किसी से आंखें मत मिलाना, किसी ये मत करना। कब तक? क्यों? हमने क्या गुनाह करा है? करने वाला वो जो घूम रहा है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, और सारे कायदे कानून मुझे बताए जा रहे हैं, जबकि मैंने तो कुछ करा ही नहीं। तो मुझे बहुत प्रश्न था जो मुझे बहुत परेशान करता था। तो अब मैंने उसका एक आंसर ढूंढा। मैंने कहा बॉस, अब कैंडल मार्च नहीं होगा, अब सैंडल मार्च होगा। अब हम ठोकेंगे, अब हम मारेंगे। और हमने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू करा। तो जब सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू करा तो सिर्फ ये जूडो कराटे नहीं है जी। मैं इस बारे में आप और बताना चाहूँगी। मान लीजिए आपके हाथ में ये दुपट्टा है जी। फोन है हाँ।
आपके हाथ हैं, दांत हैं, बिल्कुल ये वेपन नहीं है, ये वेपन है। वेपन है। ये दुपट्टा को आप वेपन कैसे बना सकती हैं? आपकी ये मैंने क्लिप लगाया हुआ, तो ये क्लिप मेरा वेपन कैसे बन सकता है? मैं इतनी सिंपल और बेसिक चीज़ें सिखाती हूँ। तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आना चाहिए, किस ढंग से उसके साथ काम करना चाहिए, स्ट्रीट फाइट क्या चीज़ होती है वो आपको पता होना चाहिए, और आपके डूज एंड डोंट्स कि आपको किसको किस एंगल से पकड़ना है, किस एंगल से आपको समझना है कि कौन मुझे घूर रहा है। हर समय थप्पड़ मारना भी आंसर नहीं है। बिल्कुल सही बात की। आपको किस चीज़ का रिएक्शन कैसे देना है, वो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज हम एक काउंसलिंग सेशन में देते हैं, और फिर उसके बाद हम आपको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। तो करते 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 इन 10 सालों के सफ़र में आपको जान के मतलब मुझे शेयर करने में बड़ा अच्छा लगेगा कि वी हैव रीच्ड आउट टू मोर देन 3 लाख गर्ल्स, 3 लाख लड़कियों तक हम पहुंच चुके हैं, और हम उनको सेल्फ डिफेंस सिखा के एक स्वाभिमान के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ सड़क पे चलना हम सिखा चुके हैं। हमारे इन सेशंस में महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, पर मुझे को अभी भी बहुत भूख है कि और क्यों नहीं, हर एक को क्यों नहीं ये भूख और लालसा रहती कि मैं भी सीखूं, क्योंकि आप घर में भी तो आजकल सेफ नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मेरा आपके माध्यम से सब लोगों को एक ये निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखना चाहिए, आगे आना चाहिए, और सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखना चाहिए। लेकिन तब मैंने ये एक दिन फिर बैठे बैठे सोचा कि मैं लड़कियों को सारा ज्ञान क्यों दे रही हूँ। जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम तो उनमें है ही नहीं, लड़कियों में थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो किसी और में है। सही बात है। और वो तो स्वच्छंद घूम रहे हैं और उन अनभिज्ञ हैं, और इस बात का कॉन्फिडेंस है कि सब दिस इज़ नॉट माई टेरिटरी, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। आप किसी पुरुष से जाके बोलो कि साहब आपको एक काउंसलिंग सेशन में जाना है जहाँ पे आपको, मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने क्या करा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थोड़ी कुछ करा है, वो जो करने वाला कोई और है। तो परपेट्रेटर जो है उसको तो हम कोई छू नहीं रहा, लड़कियों को सारा ज्ञान दे रहे हैं, कपड़ा भी पहना रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा मत देखो, मोबाइल मत करो। लड़कों का मोबाइल किसी ने चेक करा है, उसके मोबाइल में क्या क्या घूम रहा है? सही। तो आप अगर जब तक लड़कों के लिए कोई मॉडल नहीं तैयार करेंगे, तो हमने एक मॉडल तैयार करा ज्वाला के माध्यम से, जिसका नाम है मैं रक्षक। यानी जो रक्षक है वो भक्षक ना बने, इस बात की हमको चिंता करनी होगी। अब समाज में यदि हम मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं, अगर हम इस प्रोजेक्ट को यू टर्न देना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि अब अपनी बेटियों को नहीं, कृपया अपने बेटों को, पतियों को, भांजों को, भतीजों को, जो आपके निकट है, उन सबको थोड़े से संस्कार देना शुरू करें। और आपके संस्कार आपके परिवार से शुरू होते हैं। यदि परिवार में आपने अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, सबको अगर यदि कुछ एक अच्छा मैसेज दिया, तो धीरे धीरे करके ये परिवार, जो समाज है, वो सुरक्षित होगा, और हमारा राष्ट्र जो हम चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग नेशन बने, वो तभी संभव होगा जब हमारा परिवार एकजुट होकर अच्छा काम करेगा। बिल्कुल सही बात की है। अभी तक जो ज्वाला से हमने सीखा काफ़ी कुछ, बहुत ही। अब जो एक नया, अभी पूरा नहीं हुआ ज्वाला। अच्छा, अभी पूरा नहीं हुआ ज्वाला। ज्वाला का चर्चा और भी कर लेंगे हम। लेकिन अभी जो ये नया अध्याय, एक नया पन्ना आपके जीवन से जुड़ा है, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का, ये जिम्मेदारी उठाने के लिए आपने कब सोचा, क्यों लगा आपको कि अब ज्वाला के माध्यम से शायद आप जो नहीं कर पा रही होंगी वो प्रदेश प्रवक्ता बनके बहुत बेहतर रूप से कर सकती हैं? अभी तक इंदौर या प्रदेश के कुछ लोग, अब शायद देश भर से भी लोग जुड़ेंगे आपसे, तो ये कब आया आपके दिमाग में कि यू शुड बी देयर? नहीं, एक्चुअली ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात होती है कि मेरे दिमाग में तो था ही नहीं। अच्छा। तो मेरे पिताजी, जैसा मैंने कहा, मेरे पिताजी संघ के कार्यकर्ता थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह में अध्यक्ष रहे, और उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। और वो उस ज़माने में अध्यक्ष थे जब माननीय जेटली जी और माननीय मोदी जी, ये लोग सब नीचे बैठा करते थे, पिताजी ऊपर रहा करा करते थे मंच से। तब से उनकी जान पहचान इन वरिष्ठ लोगों से थी। तो मैंने बचपन से सब वरिष्ठों का मेरे घर आना जाना मैंने देखा है। जैसे मैंने जिक्र करा अटल जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मतलब हमारे घर बहुत संपन्न परिवार नहीं था, पर क्योंकि प्रोफेसर के इनकम भी उतनी नहीं होती है, और वो उस ज़माने के प्रोफेसर थे, तो बड़ी 4 मोड़े हुआ करते थे हमारी एक बैठक के नाम पर। उस 4 मोड़ों पर ही मैंने देश मान की सारी हस्तियों को देखा है।
तो मैं उस वातावरण में पली बढ़ी हूँ। पिताजी की मृत्यु जब हुई तब वो मतलब यूजीसी के स्टेट पहले हेड रहे, फिर यूपीएससी के मेंबर रहे। तो यूपीएससी मेंबर यानी जितने आईएएस और आईपीएस और ये सब होते हैं, ये सब यूपीएससी के बोर्ड से ही फेस करते हुए तैयार होते हैं। तो काफ़ी अच्छा, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तो उनका ओहदा बहुत अच्छा था। तो इन ऑफिस उनकी डेथ हुई थी और बहुत, अगर मैं बहुत अतिशयोक्ति नहीं है तो बहुत जल्दी एम्बेसडर भी बनने वाले थे। तो उनकी मृत्यु के उपरांत मैंने डॉक्टर नागपाल स्मृति व्याख्यान स्टार्ट करा उनकी स्मृति में। और अगेन बड़ा, इन सब की बड़ी कृपा रही है कि एक से एक नामी गिरामी उसमें शामिल हुए, चाहे वो अडवाणी जी थे, चाहे वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, चाहे जेटली जी थे, चाहे मतलब रविशंकर प्रसाद जी थे, और रूडी जी थे, अमर सिंह थे, एक से एक नामी हस्ती। इनफैक्ट एंड नॉट लेट, मैं भूलना नहीं चाहिए, पर माननीय मोदी जी भी उसमें आ चुके हैं। हाँ, तो ये बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं सबके साथ, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा। उस दौरान जब ये सारा चल रहा था, उस दौरान मैं धीरे धीरे छोटी छोटी एक पॉलिटिक्स में, क्योंकि उस परिवार की हूँ, तो एक कहना चाहिए ना कि एक किनारे पे, मुंडेर पे बैठी हुई थी। अच्छा। तो उस मुंडेर पे ही रही और धीरे धीरे कुछ लोगों ने अंदर खींचने की कोशिश करी। तो प्रदेश की कार्यकारिणी में रही, पिछले 10 सालों से प्रदेश कार्यकारिणी में रही हूँ। और एक पिछली बार जो मेरे पास विभाग था, उसको कहते हैं विदेश विभाग प्रमुख। अच्छा। ऐसा एक दायित्व रहा, जिसमें बीजेपी इससे इंक्लाइंड लोग जो बाहर हैं, विदेशों में हैं, उनके साथ तालमेल तारतम्य बनाना बड़ा विचित्र सा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और पूरी दुनिया भर से लोग थे जिनके साथ आपका जुड़ाव हुआ, और इस तरह से थे। प्रवक्ता मंडली में रही हूँ। प्रवक्ता मंडली यानी जब किसी और प्रवक्ता का कहीं नहीं उपयोग आ रहा या उनके पास समय नहीं है, तो मंडली में से जो और कोई लोग हैं वो जाके डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसको प्रवक्ता मंडली कहते हैं जी। लेकिन अब की बार प्रदेश ने एक बहुत बड़ा दायित्व मुझको दे दिया है, जो हम लोग रोज़ डिबेट्स के ऊपर जहाँ जाते हैं प्रवक्ता, उसके माध्यम से। तो वी आर नाउ बेसिकली द फेस ऑफ द पार्टी एंड द फेस ऑफ द, बिकॉज पार्टी का ही शासन है, इज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम दोनों का एक तारतम्य बना के हम लोग काम कर रहे हैं। नया नया है अभी, एक 15 अगस्त को तो अनाउंसमेंट हुई है, तो अभी बहुत ही रिसेंट है। काम है, बहुत काम है और महती जवाबदारी है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि सब जिन्होंने इतना सब सोच के मुझे बनाया है, उनके उस पर मैं खरी उतर सकूं। बिल्कुल जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। लेकिन अब दोनों जिम्मेदारियां आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बी ए डॉक्टर और बी ए प्रवक्ता। दोनों, हिंदी में मैं कहूँ कि दोनों इन जिम्मेदारियों को फुलफिल करने की अब आपकी क्या तैयारी, कैसे आप दोनों अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगी? अभी तक ये था प्रीति कि मैं बहुत सारी चीज़ों में सम्मिलित थी जी। जैसे कि कहा, ज्वाला एक मेरा पैशन है जी। डॉक्टर बाय प्रोफेशन हूँ, तो ना प्रोफेशन छूटता है ना पैशन छूटता है। बिल्कुल सही बात। एंड आई एम अ पेट्रियट, अगर मतलब अदर ढंग से कहा जाए तो, इसलिए पार्टी है। हाँ। और पत्नी हूँ, तो वो भी एक मेरा धर्म है कि मैं पत्नी धर्म और परिवार साथ में लेके चल रही हूँ। तो सब चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम मैनेजमेंट को अगर हम ठीक ढंग से लेके चलेंगे तो कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, और उसको करके आप एक थोड़ा सा नट की तरह बैलेंस करके चलना पड़ेगा, लेकिन करेंगे। और चूंकि अभी नया है तो थोड़ा सा मुझे अभी उसको सेटअप करने में हो सकता है मुझे थोड़ा सा अभी समय लगेगा, बट यस, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो बिल्कुल होगा। एकदम सही बात। डॉक्टर दिव्या गुप्ता का आपने सुना कैसा उन्होंने बताया, बहुत ही सुंदरता के साथ उनकी लाइफ जो शुरू हुई है। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी आज सैल्यूट करना चाहूँगी जो डॉक्टर दिव्या गुप्ता को मिले हैं। उन्होंने बताया कि एक संतान होने के बाद उन्होंने अपनी संतान की परवरिश को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। तो आज मैं उन पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी डॉक्टर दिव्या गुप्ता के माध्यम से, जैसा वो चाहती है कि आज न सिर्फ उन्हें अपनी बेटियों को आत्म सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, बल्कि बेटों को भी सही संस्कार देने चाहिए। जो रक्षक हैं, रक्षक को उनके संस्कारों से अवगत कराना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने बताया है कितनी सारी जिम्मेदारियां वो निभा रही हैं। एक बेटी हैं, एक माँ हैं, पत्नी है, बीजेपी प्रवक्ता है, और सबसे बड़ी बात जो आज हम प्रोफेशन बोलते हैं, डॉक्टर भगवान होता है।
सबसे बड़ी बात कि आज वो डॉक्टर हैं दोस्तों। तो उन्होंने जो अपील आपसे की है, मैं उम्मीद करूंगी कि आप उनकी उन बातों को समझेंगे, उनकी अपील को मानेंगे, अपनी बेटियों के लिए रक्षक बनेंगे सही मायनों में। तो देखते रहिए हकीकत के पन्नों से, और मैं ऐसे ही हस्तियों से आपको मिलवाती रहूँगी।